Hello everyone, how are you guys? I hope you guys are doing well. So guys, आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे आपके MCQ हायर एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, 2018 तक के क्वेश्चंस हैं, अपडेट करके हमने यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। तो ये आपके PYQ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो आपका पेपर 1 है उसमें आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है ये आपकी 10th यूनिट ही है। ठीक है, तो हम इससे जितने भी PYQs आपके लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन जो है वो आपके PYQ से ही मॉडिफाई होकर बनते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी हम लोग ऑलरेडी डेटा इंटरप्रिटेशन पे वीडियो डाल चुके हैं, आपके एनवायरनमेंट टॉपिक पर भी हमने वीडियो डाला हुआ है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिलेबस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको सिलेबस नहीं पता फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो वो वहाँ से हमारा सिलेबस भी चेक कर सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे कि हमें बहुत सारे PYQs जो है वो कंप्लीट करने हैं, सिर्फ स्पेशली सेपरेटली सिर्फ हायर एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये आपके 2006 से 2018 के बीच के क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को हम डिफरेंट पार्ट्स में देखने वाले हैं, तो इसलिए मैं सोची सिर्फ इसी वीडियो में सब कवर हो जाएगा, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा। तो डिफरेंट पार्ट्स में हम 2006 से 2018 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे यूनिट 10 के। चलिए, तो ये जो पेपर है आपका जुलाई 2018 का है। जुलाई 2018 में आपका हायर एजुकेशन सिस्टम से पहला क्वेश्चन जो था वो था इंडिया द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन दी वर्ल्ड आफ्टर। इंडिया भारत जो है इसमें एक बहुत बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम उच्च शिक्षा प्रणाली है वर्ल्ड में, किसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है और आपको बताना है कि इन चारों में से किसके बाद इंडिया आता है। तो मैं अगर बात करूँ तो यहाँ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि हम कह सकते हैं USA। फिर आता है आपका, ये आता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर आता है चाइना। और चाइना के बाद हमारा 4th नंबर पर आता है इंडिया। क्लियर है, तो आप एक कोड देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है। तो ये कोड आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, A, B एंड C ओनली। ठीक है, तो इंडिया जो है वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बाद आता है लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग PhD प्रोग्राम इन। जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो रिसर्च फेलोशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को जो कि PhD परस्यू कर रहे होते हैं, PhD में एडमिशन जिन्होंने लिया होता है, तो वो किन यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता है। ठीक है, स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग PhD कर रहे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपकी IISCs हो गई, IITs हो गई, NITs हो गई, IISERS हो गए या फिर IITS हो गए, इनमें मिलती हैं, या फिर आपकी IISc, IITS, NITS, IISERS, IITS और स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर IITs या फिर IISCs। तो देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है ये कैंडिडेट्स को दी जाती है जो PhD प्रोग्राम में एडमिशन लिए हुए होते हैं, परस्यू कर रहे होते हैं, एनरोल्ड होते हैं। तो
किन यूनिवर्सिटीज़ में? आपकी IISc यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने एडमिशन लिया होता है, IITs में जिन्होंने एडमिशन लिया होता है, NITs में जिन्होंने एडमिशन लिया होता है, IISERs में जिन्होंने एडमिशन लिया है, या फिर IIITs में लिया है, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, वो अपना PhD प्रोग्राम यहाँ से परस्यू कर रहा है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो उसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप IISc याद करेंगे, फिर यहीं से आप IITS याद करेंगे, यहीं पे III लगा देंगे, फिर से TS हो जाएगा, उसके बाद आप NITS लिख लेंगे, उसके बाद आपकी स्टेट और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ मेंबर ऑफ कमिटीज विच सेलेक्ट। अब जो ऑपोजिशन के लीडर्स होते हैं वो कमेटी के मेंबर होते हैं किन के? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या फिर द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट फॉर विमेन। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप है इसके बाद विमेन के बाद, और यहाँ से आपका यहाँ पे दिया है कि आपको करेक्ट आंसर जो है वो इस कोड से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको कोड दिए हुए हैं। तो मैं अगर बात करूँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, तो ये आपकी किस कमेटी का मेंबर होते हैं? तो ये आपके द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होते हैं। मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ स्टिक हो सके, ठीक है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आते हैं आपके द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर, क्लियर। और थर्ड नंबर पर आते हैं द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? A, B और C में दिए हुए हैं, और ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इट्स अ सेपरेट बजट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वीमेन। ये एक सेपरेट बजट है जो कि वीमेंस की नीड को एड्रेस करता है, या फिर इट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमेन, या फिर इट इज़ एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज, या फिर इट इज़ अनदर बजटिंग इनोवेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन स्टेटमेंट्स की जेंडर बजटिंग पर, तो जो जेंडर बजटिंग है यहाँ पर ये असेस करता है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन विमेन। दूसरा जो है ये एक दूसरा बजटिंग इनोवेशन है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर B एंड D एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B एंड D कि ये जो जेंडर बजटिंग है इसकी अगर हम बात करें तो सही स्टेटमेंट ये है कि ये आपका जो इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट बजट का ऑन विमेन इसको असेस करता है, और दूसरा ये बजटिंग इनोवेशन भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following are the barriers to citizen-centric administration in India? इनमें से कौन सा अवरोध की तरह वर्क करता है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में? Wooden and inflexible attitude of the civil servants, ineffective and implementation of laws and rules, awareness of rights and duties of citizens, फिर lack of job opportunities for the youth। तो अगर हम अवरोध बैरियर्स की अगर हम बात करें तो ये चारों ही हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ये चारों ही बैरियर्स की तरह वर्क करते हैं सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वुडन और इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड रहता है सिविल सर्वेंट्स का, ठीक है, कठोर टाइप,
और इन लॉज और रूल्स का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोई प्रभावकारी नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं है राइट्स की, और सिटीजन्स को जो भी ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको जो उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। और दूसरा है आपका कि यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। तो ये सब बैरियर्स के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अब हम नवंबर 2017 में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया था हायर एजुकेशन सिस्टम से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हायर एजुकेशन के क्या लक्ष्य हैं? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सलेंस, रेलेवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या फिर कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में पहला ऑप्शन जो हम कट करेंगे दैट इज़ कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, क्योंकि ये तो आप प्राइमरी में दे रहे हो, ठीक है। 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन सिस्टम का प्रावधान है, इसके आगे नहीं है। और उच्च शिक्षा अगर आप कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में अगर आप हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि आप 14 ईयर्स से अबव होंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आपका कट हो जाएगा, ये हमें नहीं मिलता, ये लक्ष्य भी नहीं है इसका और ना ही ये उद्देश्य है। लेकिन यस, एक्सेस करना है, जो हमारी हायर एजुकेशन है वो ये चाहती है कि जो एजुकेशन है वो एक्सेस हो, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटी भी हो, वहाँ इक्वालिटी आपको देखने को मिले, क्वालिटी एजुकेशन हो, एक्सलेंस वहाँ पर हो, ठीक है, रेलेवेंस हो, विश्वसनीयता हो, ठीक है, वैधता हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड की जाए। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे ए से लेके ई तक के। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज A, B, C, D एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज which of the following has been ranked the best college in the 2017 as per the National Institutional Ranking Framework NIRF। NIRF की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इनमें से किसकी जो 2017 के बेस पे अगर बात करें तो बेस्ट कॉलेज की रैंक में आता है मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, फर्गसन कॉलेज पुणे या महाराजा कॉलेज मैसूर। सो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हेयर गोज विद ऑप्शन नंबर A दैट इज मिरांडा हाउस दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज रिसीव्ड द विजिटर्स अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन Feb 2017। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा JNU, BHU, तेजपुर यूनिवर्सिटी, TU या फिर HU। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट गोज विद ऑप्शन नंबर A दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। JNU जो है वो आपकी विजिटर्स अवार्ड बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जीत चुकी है Feb 2017 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। इनमें से किसको प्रेसिडेंट हटा सकता है बिना पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के? जज के, हाई कोर्ट के जज को, गवर्नर को स्टेट के, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, या फिर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट के राज्यपाल यानी गवर्नर को बिना पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के हटा सकते हैं। And the last question of our session is which of the following comes within the ambit of the term corruption। इनमें से कौन जो है वो करप्शन की टर्म में आता है? आप कह सकते हो तो मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, डेविएशन फ्रॉम रूल्स, लॉज एंड नॉर्म्स, कि आप अपनी जो भी आपकी पोजीशन है उसका आप गलत इस्तेमाल करें। दूसरा, जो रूल्स या लॉज या नॉर्म्स हैं उनके विपरीत आप कार्य करें, उनसे हटकर वर्क करें। नॉन एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड, और जब एक्शन की ज़रूरत हो तब कोई एक्शन आप ना लें, या फिर आप जो पब्लिक का सामान है उसको हार्म करें। तो यही सब करप्शन की टर्म में आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज A, B, C एंड D। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।